एपिसोड 11। शिव को गौरी के कमरे में छोड़कर सुभद्रा जी, दमयंती और डॉक्टर शेखर के साथ नीचे डाइनिंग हॉल में आकर डिनर करने लगी थी। राघवेंद्र मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुग रहा था। अरे ये क्या कुंवर साहब, इस तरह खा रहे हैं आप? रानू ने राघवेंद्र को रोटी के एक ही टुकड़े के कई छोटे छोटे टुकड़े करते हुए देखा तो खुद को वो रोक नहीं सकी राघवेंद्र को टॉन्ट मारने से। अब बिल्कुल नहीं रानू, हम तो बस खाने को आराम से चबा चबा कर खाने में यकीन रखते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। राघवेंद्र ने मक्कारी से रानू को देखते हुए रोटी के एक टुकड़े को अपने मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाकर खाने लगा। राघवेंद्र की नियत समझकर एक पल को तो रानू थोड़ा घबरा गई थी और रानू की मनोदशा समझकर राघवेंद्र उसकी तरफ देखकर मक्कारी से मुस्कुराने लगा था। रानू, आप शिव को चाय दे आइए, यहाँ का खाना पीना कमला संभाल लेगी। सुभद्रा जी ने एक साइड आराम से फरमा रही कमला की तरफ देखते हुए कहा। जी दादी मासा। रानू किचन में चली गई शिव के लिए बिना चीनी की कड़क अदरक वाली चाय बनाने के लिए। गौरी अब भी दवा के असर से सो रही थी और शिव उसके पैरों की तरफ कुर्सी डाले हुए बैठा उसके चेहरे की मासूमियत में खोया हुआ एकटक उसे देख रहा था। कुछ भी तो नहीं बदला इन बीते 2 सालों में गौरी, ना आपका जुबान से ज्यादा आंखों से बोलना और ना ही हमारा आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों में देखते ही खो जाना। पर शायद अब हम आपकी आंखों में डूबने का हक खो चुके हैं। काश कि हम बीते 2 साल अपनी जिंदगी से मिटा पाते तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता और हम शायद आपके इतने करीब आकर भी इतने दूर नहीं रहते। कितना ढूंढा था आपको अपने यारों दोस्तों की उस महफिल में जिस महफिल में आप हमसे टकराई थी, पर पल भर में ही आप ना जाने कहां हवा हो गई थी। पूरा पैलेस खोज लिया था पर आप नजर नहीं आई थी। काश कि आप हमें तभी मिल जाती तो कम से कम आज हम अपने दिल में आपके लिए बेइंतहा इस प्यार को छिपाया ना फिरते। शिव गौरी के साथ हुई पिछली मुलाकात की याद में खोया हुआ था कि उसकी मनोदशा से अनजान रानो चाय की ट्रे लिए हुए बेधड़क कमरे में आ गई। रानो के इस तरह अचानक आने से शिव को ऐसा लगा कि शायद किसी ने उसके बरसों से बंद पड़े दिल की दौलत को बिना आवरण के देख लिया हो। वो अचकचाता सा अपनी जगह से उठकर बैठ गया। रानो को अपनी गलती समझ में आई थी और वो नजरें झुकाए बोली, माफी कुंवर साहब, मुझे इस तरह से दीदी के कमरे में नहीं आना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं है रानो, ये आपकी दीदी का कमरा है। आपको इस कमरे में आने के लिए किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। हम ही थोड़े से बेतकल्लुफ होकर बैठ गए थे शायद। शिव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया रानो। शिव ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला पकड़ लिया और एक सिप लेकर कहा, आप बहुत अच्छी चाय बनाती है, बिल्कुल अपनी दीदी की तरह। रानो समझ नहीं पाई थी कि शिव किस दीदी की बात कर रहा था, गौरी की या फिर जया की। रानो जितना क्लोज गौरी की थी उतनी ही फॉर्मल जया के साथ थी। गौरी हमेशा अपनी बहन अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी, पर जया के ऊपर उसके रुतबे और खानदान का पानी चढ़ा हुआ था और वो उससे बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करती थी जैसे कि उस हवेली में बाकी सब नौकरों के साथ होता था। रानो संकोचवश शिव से नहीं पूछ सकी थी कि वो आखिर किस दीदी की बात कर रहे थे और शिव अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए उस लम्हे को याद कर रहा था जब जिस लम्हे में उसे बिना चीनी की कड़क अदरक वाली चाय से प्यार हो गया था, उसकी लत लग गई थी। आपको पता है रानो, वैसे हमें ब्लैक कॉफी ही पसंद थी, पर जब से हमें बिना चीनी की चाय पिलाई गई, वो भी खूब सारी अदरक डालकर, तब से हमें ब्लैक कॉफी पीने का मन ही नहीं होता है। जब भी हम उदास लिए चीनी की कड़क अदरक की चाय बनाकर पी लेते हैं। शिव ने अपनी चाय की आखिरी घूंट बराक और खाली कप टेबल पर रख दिया। पर कुंवर साहब, आप खुद क्यों चाय बनाते हैं? आपके यहाँ नौकर चाकरों की कमी है क्या? रानो हैरान थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना रसूख वाला लड़का अपने लिए एक कप चाय खुद बनाता है और वो भी बिना चीनी की। वो इसलिए क्योंकि जो एहसास हम महसूस करते हैं उस बिना चीनी की चाय को पीकर, जिन एहसासों को याद करते हुए हम चाय का वो एक कप अपने लिए तैयार करते हैं, वो एहसास हमारे सिवाय और कोई महसूस नहीं कर पाएगा, वो खुद भी नहीं, जिसने हमें इस बिना चीनी की चाय की लत लगाई थी। शिव के चेहरे पर अब भी एक स्माइल फैली हुई थी, जैसे वो अब भी उस लम्हे को जी रहा था अपनी कुछ चुनिंदा खूबसूरत यादों में। रानो को इस समय शिव कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई रुतबे वाला खानदान का धीर गंभीर लड़का नहीं लग रहा था। इस समय वो उसे सिर्फ और सिर्फ किसी के प्यार में और उस प्यार के पूरे होने के इंतजार में डूबा हुआ एक भोला सा प्रेमी लग रहा था। नीचे लिविंग रूम में बैठे हुए सभी लोग बात कर रहे थे, पर राघवेंद्र की नजरें बार बार सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गौरी के कमरे की तरफ जाने वाले गलायरे की तरफ चली जा रही थी। वो लोग सब वहाँ से चलने की तैयारी ही कर रहे थे कि बिजली की तेज चमक के साथ एकाएक बारिश शुरू। ठिकाना पता नहीं कब बंद हो, और वैसे भी हम सब कौन सा पैदल जाना है जो भीग जाएंगे। शिव को बुला लीजिए, हमारे ख्याल से अब हम सभी को घर के लिए निकलना चाहिए। राघवेंद्र की एक नजर अब भी ऊपर के कॉरिडोर में ही अटकी हुई थी। कुंवर साहब, बारिश बहुत तेज है, माना कि आप लोग पैदल नहीं जाएंगे, पर गाड़ी चलाने के लिए रास्ता भी तो साफ होना चाहिए। एक तो रात का समय है और ऊपर से इतनी तेज बारिश, कुछ देर रुकने में कोई हर्ज नहीं है। रानो ने राघवेंद्र की बात काटते हुए कहा। हम रानो की बात से बिल्कुल सहमत है राघवेंद्र, आप सब लोग बारिश के कम होने तक यहीं क्यों नहीं रुक जाते, हमें भी तसल्ली रहेगी। सुभद्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है दादी मासा, हम जरा मासा को फोन करके बता दें कि हम लोग थोड़ी देर से आएंगे। दमयंती ने फोन पर घर का नंबर डायल करते हुए फोन को अपने कान से लगा लिया था। रानो की बात सुनकर राघवेंद्र एक बार फिर से कुड़ कर रह गया था। शेखर रानो की बात पर मुस्कुरा कर रह गया था। शक्ल से साधारण सी रंगत और कद काठी वाली रानो शेखर को पहली नजर में ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो जानना चाह रहा था कि आखिर रानो यहाँ किस तरह से रह रही है। पर शिव की तरह ही संकोची स्वभाव का शेखर डर रहा था कि कहीं वो इस बारे में कुछ पूछकर कोई गलती ना कर बैठे। क्या शेखर रानो से प्यार करने लगा था?
आखिर शिव के दिल में गौरी के लिए इतना प्यार था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं चुना? आखिर क्या बीता है इन दोनों के दिलों में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 12। कमला के साथ 2 ट्रे में चाय और कुछ हल्का सा नाश्ता लेकर आती हुई रानो के चेहरे पर एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। अरे दादी मासा, अभी अभी तो खाना खिलाया है आपने, अब पेट में इलायची का एक दाना जाने की भी जगह नहीं बची है, फिर इस नाश्ते की क्या जरूरत थी? शेखर ने मजाकिया लहजे में कहा। अरे ये टिन्नी टिन्नी से पकोड़े हैं, पेट को जरा सा इधर उधर करेंगे, आप तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। और वैसे भी इतनी अच्छी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों को मना करेंगे ना तो पाप लगेगा आपको, पाप। रानो ने हंसते हुए चाय का कप और गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट शेखर के सामने रखते हुए कहा, मुझसे बड़ी चमची तो ये है। कमला पीछे खड़ी आड़े तिरछे मुंह बना रही थी। रानो ने सबको चाय पकड़ा दी और किचन की तरफ खाली ट्रे लेकर चली गई। पता नहीं क्यों पर शेखर को ये वक्त सही लगा और उसने दमयंती से धीरे से पूछ ही लिया कि जीजी सा, ये रानो भाभी सा की खास सहेली है क्या? नौकरानी है नीलकमल में और गौरी की खास दासी समझ लीजिए आप। दमयंती के कुछ कहने से पहले ही राघवेंद्र ने जहर उगलते हुए कहा। शेखर का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। किचन से और गर्म पकोड़े लेकर आ रही रानो के पैरों को जैसे लकवा मार गया था और वो जम से गए थे। रानो हमारे लिए गौरी से कम नहीं है शेखर। ये है कि वो इस घर की पैदाइश नहीं है, पर उन्हें भी हमने गौरी की तरह ही पाला है। हम तो उन्हें गौरी की तरह ही रखना चाहते, पर स्वाभिमानी रानो को ये बात मंजूर नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई और रहन सहन का खर्च हमें देना चाहती थी और इसके लिए उन्हें एक नौकरी की तलाश थी। हमारी समझाने पर ही उन्होंने गौरी की केयरटेकर बनना स्वीकार किया, जिससे इन्हें रहने के लिए छत और खाने के लिए भोजन के अलावा अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने में कोई दिक्कत ना हो और हमारे यहाँ नौकरी करते हुए इनके आत्मसम्मान को भी ठेस ना पहुंचे। ओह, that's so impressive। शेखर के चेहरे पर रानो के लिए प्रशंसा के भाव देखकर सुभद्रा जी संतुष्ट हो गई थी, पर वो उतनी ही खफा राघवेंद्र से भी हो गई थी। दमयंती भी राघवेंद्र के इस हरकत पर हैरत में पड़ी हुई उसे ही घूर रही थी। ओह, सो सॉरी दादी मासा, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। अपनी चीचा लेदर होते हुए देखकर राघवेंद्र ने फौरन माफी मांग लेने में ही अपनी भलाई समझी थी। राघवेंद्र, रानो हमारे लिए गौरी के जैसी ही है, तो आइंदा से उनके लिए कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा। सुभद्रा जी ने राघवेंद्र को वार्न करते हुए कहा था। जी दादी मासा, हम ध्यान रखेंगे। अपनी गलती मानने और उसके लिए माफी मांगने के अलावा अभी फिलहाल राघवेंद्र के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। गौरी को एक बार और जी भरकर निहारने के बाद शिव ने बहुत हिम्मत करके अपने फोन में उसकी सोते हुए एक फोटो उतार ली थी। पता नहीं या फिर कब उन्हें ये मौका मिलता और नसीब होता कि वो दोनों इतने करीब से और इत्मीनान से एक दूसरे को देख सकते। आपके साथ बिताए इस एक्सीडेंटल पर बेहद खूबसूरत पल को हमने अपनी यादों में कैद कर लिया है। वैसे तो हम महादेव से शिकायत कर रहे थे कि आपको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं वो, पर अब हमें समझ में आ रहा है कि शायद आपके इस दर्द के पीछे शायद वो हमें कुछ देर की राहत देना चाहते हैं। पर महादेव से हमारी यही प्रार्थना है कि हमें आपके दर्द की कीमत पर अपनी राहत नहीं चाहिए। ये राहत तो हमारी जान सांसत में डाल देती है। अपना ख्याल रखिएगा गौरी, हमारे लिए ना सही पर खुद के लिए, उनके लिए जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपको हमेशा हर पल खुश देखना चाहते हैं। बोलते हुए शिव आहिस्ते से गौरी के सर की तरफ झुका और थोड़ी सी दूरी से ही उसके सर को अपने होठों से छू लिया। चलते हैं गौरी, अगर इससे ज्यादा देर और रुके तो हम खुद को शायद रोक नहीं पाएंगे आपके करीब आने से। हमारी सांसों को चलाने के लिए आपके इस रूहानी एहसास को हम अपने साथ लिए जा रहे हैं। शिव ने दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक कर एक बार सोती हुई गौरी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। अब कैसी तबीयत है गौरी की शिव? राघवेंद्र के चेहरे की बेचैनी शिव को असमंजस में डाल रही थी। सो रही है वो, और उम्मीद करते हैं कि सुबह जब उठेंगी तो बिल्कुल वैसे ही उठेंगी जैसे वो रोज सुबह उठती है। शिव ने अपने असमंजस को दरकिनार करते हुए कहा। ओ चलो फिर ठीक है। राघवेंद्र फिलहाल इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाया। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सुभद्रा जी की नाराजगी का शिकार हो चुका था और अब वो दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता था जिससे वो एक बार फिर से सबकी नजरों में आए। दादी मासा, इजाजत दीजिए। वैसे तो गौरी सुबह तक ठीक हो जाएंगी, पर फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक शेखर को फोन करके घर बुला सकती है। ये गौरी को एग्जामिन कर लेंगे। सुभद्रा जी और बाकी सबकी उम्मीद के विपरीत जब शिव ने अपनी जगह शेखर का नाम लिया तो सब हैरान रह गए। शिव ने अपनी जगह शेखर को क्यों चुना नीलकमल आने के लिए? पर शिव के साथ साथ सुभद्रा जी भी जान गई थी कि शिव शायद गौरी के सामने अभी फिलहाल नहीं आना चाहते थे। थारा घना आभार कुंवरसा, हमारे एक फोन कॉल पर आप अपना सब काम छोड़कर यहाँ चले आए। सुभद्रा जी ने शिव के सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे। दादी माँ साहब, आप तो हमारी माँ की उम्र से भी बड़ी है, आप हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके हाथ हमारे सामने नहीं, हमारे सर पर रखे हुए अच्छे लगेंगे, हमें आशीर्वाद देते हुए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुभद्रा जी ने प्यार से शिव की गाल को छूते हुए कहा कि हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। शिव और सुभद्रा जी के बीच की इस बातचीत को सुनकर जहां दमयंती, शेखर और रानो खुशी से झूम उठे थे, वहीं राघवेंद्र के दिल पर सांप नहीं एनाकोंडा लौट रहे थे, गुस्से और नफरत के मारे। हमारे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए, बारिश भी धीमी हो चुकी है। राघवेंद्र अब वहाँ बैठे हुए उब रहा था। गौरी को वो देख तो नहीं सका था जिसके लिए वो अपनी मीटिंग पोस्टपोन करके आया था, और सुभद्रा जी और शिव के बीच सुलझती हुई मन की गांठों को देखकर वो और भी ज्यादा खींच रहा था। इसीलिए अब उसे नीलकमल में रुकने का कोई मन ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो इधर उधर देखते हुए किचन की तरफ झांकने लगा। आपको कुछ चाहिए था? रानू ने फिर से टोक दिया राघवेंद्र को। अब हाँ, वो एक गिलास पानी मिल जाता तो।
राघवेंद्र का गला सच में सूखने लगा था घबराहट से। अभी लाते हैं, रानो कहते हुए जैसे ही किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, किचन की तरफ से आती हुई कमला से टकराते टकराते बच गई। देख कर चला करो रानो, जे तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें भगवान ने काहे लिए दिन दिए हैं। कमला ने रानो पर गुस्सा होते हुए कहा, माफ करना काकी, मैं तो बस कुंवरसा के लिए पानी लेने जा रही थी और आप पीछे से आ गई, शायद मैं आपको देख ही नहीं पाई। रानो ने फौरन अपनी गलती मान ली थी। कुंवरसा के लिए पानी तो हम भी ला रहे थे, तुम्हें पता नहीं कौन सी बात की जल्दी मची थी। अब हटो परे, हम जो काम करने आए हैं वो हमें करने दो। कमला ने रानी को एक किनारे होने के लिए कहा और पानी का ग्लास राघवेंद्र की तरफ लेकर चली गई। कुंवरसा, थारा पानी। कमला ने मुस्कुराते हुए राघवेंद्र की तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। धन्यवाद कमला। राघवेंद्र ने भी कमला की मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कुराहट से ही दिया था। शेखर को पता नहीं क्यों पर ये सब पूरा वाक्य ही बड़ा अजीब सा लगा था और वो बड़ी दिलचस्पी से उस नजारे को देख रहा था। कुछ देर बाद सब लोगों ने सुभद्रा जी से विदा ली और नीलकमल से सिसोदिया निवास के लिए सब निकल गए। अपने मन में रानो की एक धुंधली सी तस्वीर लिए शेखर भी शिव और बाकी लोगों के साथ वापस हो लिया था। वो रानो से कुछ बातें डायरेक्टली ही पूछना चाहता था पर उसे मौका ही नहीं मिला था वहाँ पर वो जानता था कि उसे रानो से बात करने का जरिया किसके जरिए मिल सकता था और ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट फैल गई थी। शिव शेखर की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। उसके चेहरे की सौम्य मुस्कुराहट बता रही थी सबब थी गौरी, शिव की गौरी। वही दमयंती के साथ पीछे की सीट पर आंखें मूंदे बैठे हुए राघवेंद्र के चेहरे पर भी एक अलग भाव थे, गुस्से के, कुढ़न के और नफरत के, जिन्हें वो चाहकर भी किसी के सामने बयां नहीं कर पा रहा था। गाड़ी चलाते हुए शेखर की नजरें बराबर से अपने बगल में बैठे हुए शिव और अपनी पीछे की सीट पर बैठे हुए राघवेंद्र के फेशियल एक्सप्रेशंस को जज कर रही थी। शिव के दिल के हाल से तो शेखर अनजान नहीं था पर राघवेंद्र का दिल इतना अशांत क्यों है, ये बात डॉक्टर शेखर को उलझाने के साथ साथ खटक भी रही थी। क्या शेखर को राघवेंद्र के इरादे समझ में आ रहे थे? आखिर सुभद्रा जी को राघवेंद्र पसंद क्यों नहीं था और शेखर रानो के बारे में क्यों पूछ रहा था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 13। बारिश जोर पकड़ते पकड़ते अब धीमी हो चली थी। शेखर ने गाड़ी को सिसोदिया निवास के अंदर बने बड़े से पोर्च में खड़ी कर दी। अच्छा जीजी साहब, अब आज्ञा दीजिए। आज आपकी वजह से कभी ना भूलने वाली एक बेहद शानदार शाम बिताने को मिली मुझे नीलकमल में। शेखर ने गाड़ी की चाबी को दमयंती के हाथों में सौंपते हुए कहा, अरे शेखर, ये आप हमें धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। आप शिव के एक फोन कॉल पर ही अपने सारे पेशेंट्स और इमरजेंसी काम छोड़कर यहाँ चले आए और गौरी को ट्रीटमेंट देकर उन्हें खतरे से बाहर निकाल लिया। और हाँ, ये चाबी तो आप इसके मालिक को सौंपिए, हमें नहीं। दमयंती ने जैसे ही कहा, राघवेंद्र गर्व से मुस्कुराकर आगे बढ़ने को हुआ। और इसके मालिक तो आज पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। दमयंती ने हल्के फुल्के अंदाज में शिव की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा तो शेखर और शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पर राघवेंद्र को एक बार फिर से ये अपनी बेइज्जती लगी थी। वो खुद को गाड़ी का मालिक समझ रहा था पर उसे नहीं पता था कि जिस रोज उसकी हकीकत सबके सामने जाहिर होगी उस दिन उसकी हैसियत एक नौकर की भी नहीं रह जाएगी सिसोदिया निवास में। शिव जो अभी राघवेंद्र को जीजा सा और दमयंती के सुहाग के रूप में इतनी तवज्जो देता है, वही शिव राघवेंद्र को लात मारकर सिसोदिया निवास से बाहर निकाल देगा। ये लीजिए मालिक साहब गाड़ी की चाबी और अब मुझे इजाजत दे कुंवर साहब। शेखर ने मजाकिया लहजे में शिव की तरफ अपना सर झुकाते हुए कहा, ओफो शेखर, अब बस भी कीजिए। आप भी जीजी सा के साथ मिलकर हमें टीज कर रहे हैं और अब आप यही रुक जाइए हमारे साथ। बारिश अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं है और रात भी काफी हो चुकी है। शिव ने गाड़ी को लॉक करते हुए कहा, हाँ शेखर, हम भी आपसे यही कहना चाहते थे। दमयंती ने भी शिव की बातों का समर्थन किया। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है पर जीजा साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है उन्हें मेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि शेखर ने ये बात मजाक के तौर पर ही कही थी, लेकिन पहले से ही जले भुने बैठे राघवेंद्र को शेखर की ये बात बहुत चुभ गई थी। फिर भी उसने खुद को संयत करते हुए कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप शेखर, आप तो हमारे साले साहब के खास दोस्त है और अब तो दमयंती ने भी आपको रुकने के लिए बोल दिया है, तो फिर हम होम मिनिस्टर के खिलाफ जाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? हमें अपना हुक्का पानी थोड़ी ना बंद करवाना है। और जीजी साहब के इमोशनल अत्याचारों के मारे जीजा साहब बेचारे। शेखर एक फिर से हंस पड़ा था और इस बार उसकी इस हंसी में शिव और दमयंती भी शामिल थे। अच्छा बंदर भी चलिए, सारी रात क्या यही बाहर खड़े रहने का इरादा है? दमयंती ने राघवेंद्र के हाथ में अपना हाथ डाला और शिव और शेखर को अंदर आने का कहकर खुद वहां से अंदर की ओर चली गई। उन दोनों के जाते ही तो अब शिव ने एक भव ऊपर चढ़ाते हुए शेखर की तरफ देखा। काम शुरू हो चुका है, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, पर अभी के लिए अंदर चले, सच में यहाँ खड़े खड़े ठंड लगने लगी है मुझे। शेखर ने कहा, चलिए ठीक है। शिव ने कुछ सोचते हुए कहा और दोनों घर के अंदर प्रवेश कर गए। राघवेंद्र फ्रेश होने की बोलकर बाथरूम में घुस गया था और अब वहाँ गुस्से में और अपमान में धधकता हुआ इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। आजकल चींटी के भी पर निकल आए हैं। सुभद्रा देवी का तो हम जानते हैं कि बहुत मजबूत महिला है, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, पर आज तो साले साहब भी अपना रंग दिखा रहे थे। बहुत हंसी सूझ रही थी आज अपने उस डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर। और हंसी भी किसकी की जा रही थी? हमारी, राघवेंद्र सिंह की। पर ना ही शिव और ना ही शेखर हमारे बारे में अभी कुछ नहीं जानते कि हम कितने गहरे हैं। अंदर ही अंदर इस सिसोदिया खानदान की जड़ों को खोखला कर देंगे दीमक की तरह, और एक दिन पूरा सिसोदिया खानदान रेत के महल की तरह भर भरा कर गिर जाएगा और उस गिरे हुए महल के ऊपर हम अपने प्यार का आशियाना बनाएंगे गौरी के साथ।
राघवेंद्र कुछ शातिर सोचते हुए कुटिलता से हंस ही रहा था कि उसके कानों में एक अनजानी सी आवाज गूंज पड़ी थी। दूसरों के सपनों के महल को तोड़कर अपने प्यार का आशियाना कभी नहीं बनता है। ये कौन था? राघवेंद्र फौरन बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में आ गया था और इधर उधर देखते हुए उसने पूरा कमरा सर्च कर दिया, पर कोई भी तो नहीं था वहां पर। राघवेंद्र का चेहरा पसीने से नहा गया था। कोई तो था, उसने किसी की आवाज को सुना था और ये उसका कोरा वहम तो नहीं हो सकता था। मतलब किसी ने उसके कमरे में आकर उसकी बातें सुनी और उन्हीं बातों को सुनकर कोई उसे मुफ्त का ज्ञान भी दे गया। पर आखिर वो था कौन और उसने क्या सुना था? राघवेंद्र जितनी बार अपने चेहरे को पसीने की बूंदों से आजाद करवाता, उतनी ही बार पसीने की नई बूंदें उसके चेहरे पर काबिज हो जाती। वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर चीखता हुआ निकला, माधव, माधव, कहाँ मर गया ये माधव का बच्चा? राघवेंद्र के इस तरह से चिल्लाने पर सुनैना जी, शेखर की मां जानकी जी और दमयंती लिविंग रूम से उठकर ऊपर की तरफ वाले गलियारे की ओर भागे। शिव भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया था। क्या हुआ राघवेंद्र, आप इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? हमसे तो आप कपड़े चेंज करके फ्रेश होने का बोलकर गए थे और आपने अभी तक कपड़े चेंज भी नहीं किए, और अब आप पता नहीं किस बात पर इतना नाराज हुए जा रहे हैं। दमयंती राघवेंद्र को उन्हीं कपड़ों में देखकर चौंक गई थी। राघवेंद्र गुस्से में बोला, ओफो रानी साहिबा, एक तो हमारा वैसे ही मूड इतना खराब है और आप है कि आपको हमारे कपड़ों की पड़ी है। हम बाथरूम में चेंज करने के लिए गए थे और तभी हमें लगा कि कोई हमारे पीछे हमारे कमरे में घुसा है और हमारी हजारों बार आवाज देने के बाद भी कोई कुछ बोले बगैर ही वहां से निकल गया। आपकी सब बातें ठीक है जीजा सा, पर ये आप अभी थोड़ी देर पहले जीजी सा से किस टोन में बात कर रहे थे? शिव को राघवेंद्र का दमयंती पर इस तरह से चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दमयंती के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सिंपल से सवाल पूछने पर राघवेंद्र इतना गुस्सा क्यों हो गए थे। अब बिना बताए हमारे कमरे में घुसा और उसने हमारी और दमयंती की फोटो फ्रेम को तोड़ दिया। ये देखिए आप। राघवेंद्र जल्दी से अपने कमरे के अंदर गया और एक चटके हुए कांच के फ्रेम को बाहर ले आया, जिसके अंदर दमयंती और राघवेंद्र की कपल फोटो लगी हुई थी। महादेव, आप भी कमाल करते हैं कुंवर सा, एक टूटे हुए फोटो फ्रेम के लिए आप इतना नाराज हो रहे हैं? जानकी जी मुस्कुराते हुए बोली, ये सिर्फ एक चटका हुआ फोटो फ्रेम नहीं है काकी सा, इस फ्रेम के अंदर हमारी और रानी साहिबा की एक खूबसूरत याद कैद है और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई हमारी खूबसूरत यादों को हमारी मर्जी के बिना छुए। राघवेंद्र ने गुस्से से शिव की तरफ देखा और शिव के उसकी तरफ देखते ही उसने फौरन अपनी नजरें फेर कर दमयंती की तरफ कर ली और मुस्कुराने लगा। लगता है जीजा सा बहुत प्यार करते हैं जीजी सा से। मैं दुआ करूंगा महादेव से कि वो आप दोनों के इस प्यार को किसी की नजर न लगने दे। शेखर ने एक अर्थपूर्ण तरीके से राघवेंद्र की तरफ देखा और उसकी तरफ शरारत से आंख विंक कर दी। माधव, जाइए और इस चटके हुए कांच को यहाँ से हटा दीजिए और राघवेंद्र आप ये फोटो हमें दीजिए, हम कल ही इसे खूबसूरत से कांच के नए फ्रेम में लगवा देंगे। सुनैना जी ने माधव को वहाँ की सफाई करने के लिए कहा और राघवेंद्र के हाथ से वो चटका हुआ फोटो फ्रेम लेकर जानकी जी के साथ वापस अपने रूम में चली गई। तभी शेखर बोला, आइए शिव, हम दोनों भी अपनी बैठक को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले कि कोई हमारे कमरे में भी आकर चुपके से बैठ जाए और हमारी किसी चीज को नुकसान पहुंचा दे उससे पहले। शेखर ने तिरछी नजरों से राघवेंद्र की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराकर वहां से चला गया। राघवेंद्र मजबूरी में दांत पीस कर रह गया था, पर दमयंती के साथ में खड़े होने की वजह से वो चुप करके रह गया था। आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि बस एक फोटो फ्रेम की जरा से चटकने पर आप इतना नाराज हो गए? दमयंती राघवेंद्र के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गई थी। अब हमारी रानी साहिबा है ही इतनी प्यारी सी कि हमसे रहा ही नहीं जाता है आपको बिना प्यार किए। राघवेंद्र ने झूठे प्यार का दर्शन करते हुए दमयंती को अपने गले से लगा लिया। दमयंती राघवेंद्र के इस दिखावे को सच मान बैठी थी। आखिर राघवेंद्र ने कमरे में किसकी आवाज सुनी थी? क्या कोई ऊपर से नजर रख रहा था? आखिर राघवेंद्र गौरी को पाने के लिए क्या प्लान बनाने वाला था? अब क्या होगा शिव और गौरी के साथ? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 14। इधर नीलकमल में सुभद्रा जी ने रानो से कहा, रानो आप आज गौरी के कमरे में ही रुक जाइए, पता नहीं उन्हें कब होश आ जाए और उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। सुभद्रा जी ने रानो को अपने पास से उठने का इशारा करते हुए कहा, जो वहाँ बैठी हुई उनके सर में तेल की मालिश कर रही थी काफी देर से। जी दादी मासा, रानो ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। सुनिए रानो, हमें शेखर के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अगर आपको सही लगे तो क्या हम इस संबंध में आपसे बात कर सकते हैं? दादी ने जाती हुई रानो को टोक दिया था, लेकिन रानो को बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर दादी मासा को उससे क्या बात करनी थी, और वो भी शेखर के बारे में। फिर वो बोली, पर दादी मासा मुझसे बेहतर तो आप जानती होंगी डॉक्टर शेखर को, तो फिर भला आप मुझसे उनके बारे में क्यों बात करना चाहती है? रानो ने उलझन भरे लहजे में कहा, हम जानते हैं रानो कि आज शेखर से आपकी पहली मुलाकात थी और वो भी इतनी अफरा तफरी वाले माहौल में, पर इंसान की नियत और सीरत पर माहौल का असर नहीं पड़ता है। दादी मासा ने ये बात शेखर को ध्यान में रखकर कही थी, पर रानो के दिमाग में अचानक से राघवेंद्र की हरकत याद आ गई थी और वो मन में बोली, छी कितना गंदा इंसान है ये राघवेंद्र। बताओ इतने टेंशन भरे माहौल में भी उसके दिमाग की गंदगी जरा सी भी कम नहीं हो पाई थी, और कैसी ओछी और गिरी हुई हरकत कर रहा था। रानी के मुंह का स्वाद कसीला सा हो गया था। तभी वो एकाएक बोली, दादी मासा मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। पता नहीं कैसे पर रानो के मुंह से ये बात निकल ही आई। आपको भी? हमें लगा कि सिर्फ हमें ही आपसे बात करनी थी।
सुभद्रा जी को लगा कि शायद रानो को उनसे शेखर के बारे में कुछ बात करनी थी, पर इससे पहले कि रानो या फिर सुभद्रा जी आपस में कुछ बात शुरू कर पाती, रानो को खिड़की पर टंगे हुए पर्दे के पीछे किसी का साया खड़ा हुआ दिखाई दिया और रानो इशारे से सुभद्रा जी को चुप रहने का बोलकर दबे पांव खिड़की के पास गई और सर्र से खिड़की पर पर्दा हटा दिया। सामने कमला को खड़ा देख सुभद्रा बोली, कमला तू यहाँ? सुभद्रा जी बुरी तरह से चौंक गई थी, पर पता नहीं क्यों रानो को इतना ताज्जुब नहीं हुआ था कि कमला वहाँ खड़ी थी। कमला जबरदस्ती ही खीसे निपोरते हुए कमरे में आई और सुभद्रा जी के पैरों को दबाते हुए बोलने लगी, वो बड़ी मालकिन, मैं तो आपसे सुबह नाश्ते में क्या बनेगा वो पूछ के लाने इधर आ रही थी। कमला के चेहरे की हड़बड़ी उसकी कही गई बात का साथ नहीं दे रही थी। वो कब से नाश्ता बनाने लगी है सुबह सुबह उठकर? ये काम तो रानो करती है। सुभद्रा जी ने भारी हैरानी से अपनी आंखें छोटी करके कमला की तरफ देखते हुए कहा। तो कमला बोली, वो क्या है ना कि बड़ी मालकिन, गौरी बिटिया की चोट लगी है तो मुझे लगा कि रानो शायद गौरी के साथ बिजी रहेगी, तो सुबह का नाश्ता मैं ही बना दूंगी। कमला ने बात संभालते हुए कहा, चलो ठीक है, बना लेना, जो भी हेल्दी बना सको और कम स्पाइसी हो। बाकी गौरी के लिए जूस और कुछ हल्का ही बनेगा और वो रानो बना देगी। जब वो उठेगी तो तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे पैर छोड़, अब रानो पहले दबा चुकी है। सुभद्रा जी ने कमला को इशारे से अपने पैर छोड़ने के लिए कहा और करवट लेकर कमला रानो के सामने बत्ती से निपोरते हुए वहां से चली गई। आप भी जाइए रानो और आराम कीजिए, बहुत रात हो रही है, हम आपसे अब फुर्सत में बात करेंगे इस बारे में। सुभद्रा जी ने लेटे हुए ही रानो से कहा, ठीक है दादी माँ साहब, गुड नाइट। रानो ने सुभद्रा जी के कमरे की लाइट ऑफ की और वहां से सीधे गौरी के कमरे में चली गई। गौरी के बिस्तर के सामने पड़े हुए सोफे पर लेटी हुई रानो काफी देर तक सोती हुई गौरी को देखती रही और मन ही मन कुछ सोचते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर सिसोदिया निवास में शिव और शेखर दोनों ही शिव के कमरे की बड़ी सी बालकनी में पड़े हुए झूले पर बैठे हुए सामने आसमान में बादलों संग आंख मिचौली खेल रहे चांद को देख रहे थे, पर चुपचाप। तेज बारिश के बाद चल रही ठंडी हवा और बादलों की आवाजाही से कभी कभी हल्की हल्की बौछार भी पड़ रही थी, जो कुछ 2-3 मिनट के बाद अपने आप ही बंद हो जाती थी और कभी अपने आप ही शुरू भी हो जाती थी। पर इस सब में शिव और शेखर का अपने काम को अंजाम देने के क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा था। तो आप कब बता रहे हैं अपने दिल की बात? आखिर लंबी देर तक चांद को निहारने के बाद जब चांद को एक काले बादल ने अपने आगोश में ढक ही लिया तो शिव ने शेखर की तरफ रुख करते हुए बात शुरू कर दी। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा क्या शिव? शेखर को शायद शिव से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। आपको लग रहा है कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और भी है जिससे हम कुछ पूछेंगे? शिव को हंसी आ गई थी शेखर की बात सुनकर। पर आपको नहीं लगता कि आपने ये सवाल पूछकर कुछ जल्दी कर दिया कुंवर साहब? शेखर ने सवाल के बदले सवाल ही पूछ लिया था। रहने दीजिए शेखर, बचपन से जानते हैं आपको, जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है ना तो आप बस हर बात पर और बार बार मुड़ मुड़ कर बस उसी चीज को निहारते रहते थे। शिव शेखर की तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुरा दिया था। शिव की बात बेवजह नहीं थी और इस बात का सबूत था शेखर का ब्लश करते हुए मुस्कुराना। हाँ शिव, पर बचपन अलग था। बचपन में कोई चीज पसंद आ गई तो उसे पाने के लिए रो उठता था, मचल जाता था। जब कुछ भी नहीं होता था तो जबरदस्ती अपने हाथों में थाम कर भाग जाता था। लेकिन अब बात दूसरी है, अब बचपना नहीं दिखा सकता हूँ ना मैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो पसंद आया है वो कोई चीज नहीं है। शेखर एकाएक संजीदगी से शिव की तरफ देखने लगा था। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं कि आप इसे एक चीज की तरह ट्रीट करें? और खास तौर पर जब बात किसी के जज्बातों की हो तो अपनी तरफ से ईमानदार रहना बहुत जरूरी होता है, वरना एक बार अगर बेवफाई का दाग आपके दामन पर लग गया ना तो उम्र गुजर जाती है, लेकिन कुछ दाग वक्त के साथ और भी गहरे और बदरंग होते जाते हैं। बोलते हुए शिव के चेहरे पर अचानक ही दर्द की अनदेखी सी लकीर खींच गई थी। शिव प्लीज, आप खुद को ब्लेम करना कब बंद करेंगे? जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती ही नहीं थी। शेखर को बहुत खराब लग रहा था अपने दोस्त के लिए। हमारी गलती ना होने पर भी गलत हम ही ठहराए गए शेखर। हमारी अपनी मासा ने हमें गलत समझा था। कितनी आसानी से उन्होंने हमारे ऊपर लगे लांछन को सच मान लिया था। हमें हमारी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी नहीं दिया था किसी ने, और सीधे ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम फैसला हमारी उस गलती के प्रायश्चित स्वरूप में ले लिया गया था, जो गलती हमने की ही नहीं थी। शिव की आंखों में उसके दिल का दर्द छलक आया था और वो शेखर के कंधे पर अपना सर रखकर शांत हो गया था। रो नहीं सकता था वो। उसे सिखाया गया था कि लड़के कभी रोते नहीं है, और लड़का जब राजपूत हो तो फिर तो उसको रोना उसके लिए शर्म की बात हो जाएगी। दिल चाहे अंदर ही अंदर कट के रह जाए, पर लड़के रो नहीं सकते। शिव, मेरी वजह से आप आज फिर से अपने उस दर्द को जी उठे। मेरा यकीन मानिए शिव, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। शेखर को अफसोस हो रहा था कि उसने बेकार ही रानो की बात छेड़ दी थी और शिव के सामने, और शिव को ना चाहते हुए भी अपने नासूर बन चुके जख्म याद आ गए। आज आप कितने दिनों बाद खुलकर मुस्कुराए थे और मेरी एक गलती ने आपके चेहरे से वो हंसी छीन ली। शेखर शिव के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। आपकी वजह से कुछ भी नहीं है शेखर, आप खुद को ब्लेम मत करिए। हमें तो जब हमारे अपनों ने ही गलत समझ लिया तो आप तो उस समय यहाँ थे भी नहीं, फिर आपको तो हम क्या ही दोष दे सकते हैं। रही बात आज की खुशी की, तो वो भी हमें तब नसीब हुई जब गौरी हमारी इस खुशी से अनजान थी, वो अपने होश में नहीं थी। वरना अपने होशो हवास में तो वो भी हमारे साय से कुछ इस तरह से दूर भागती है कि जैसे हम उनके साथ। शिव इससे आगे कुछ कह ही नहीं पाया और दुख और गुस्से से अपनी आंखें बंद करके घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, नजरें झुकाए, और धीरे से बोला,
उनके साथ जीने की तमन्ना हमें मरने नहीं देती है कि हमने तो जीना ही छोड़ दिया है अब उनके बगैर। काश की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए इबादत के बगैर, वो आकर गले लग जाए इजाजत के बगैर। पर हम आज की इस चुराई गई खुशी से बहुत खुश हैं शेखर। आज के इस 1 घंटे के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। हमें हमारे जीने के लिए गौरी को हासिल करना जरूरी नहीं है। हम गौरी से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, और हमारे दिल में उनके लिए जो ये एहसास बसा हुआ है ना, वो हमारी सांसों को चलाने के लिए काफी है। बेशक वो हमें कभी मन से ना अपना सके, वो हमारे साथ इस रिश्ते को सिर्फ परिवार वालों और समाज के लिए निभाए, पर हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही काफी होगा कि हम उन्हें अपने नाम में शामिल कर सकेंगे। वो शिव गौरी सिसोदिया हो जाएंगी। शिव ने अपनी आंखों में छलक आए अपने दर्द को अपने हाथों में समेट लिया था। मुझे पूरा भरोसा है शिव, भाभी साहब के सच्चे प्यार की कशिश से खुद को ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख पाएगी। शेखर शिव के साथ जमीन पर ही बैठ गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है शेखर, हम खुश है कि वो हमारी जिंदगी में शामिल होने जा रही है। हम खुश है कि कम से कम इसी बहाने वो हमारी नजरों के सामने तो रहेंगी। गुलाब चाहे आपके हाथ में हो या फिर आपके आसपास हो, उसकी महक तो आपकी सांसों को महका ही जाएगी ना। बस गौरी हमारे लिए वही गुलाब का फूल है जिनके हमारे आसपास होने भर से ही हमारी जिंदगी खुशबू ही खुशबू हो जाती है। इसके बाद हमें महादेव से अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए शेखर। शिव ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर आसमान में देखते हुए कहा, जरूर शिव, जब आप महादेव से इतने सच्चे मन से अपने लिए गौरी की मांग कर रहे हैं तो फिर महादेव को भी शिव के लिए गौरी को तो देना ही पड़ेगा ना। शेखर ने शिव के कंधे पर हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए कहा। शिव फीकी मुस्कुराहट के साथ अंदर कमरे में चला गया, और वही शेखर आज चाहकर भी वो बात नहीं कर पाया था शिव से, जिसे करने के लिए आज वो यहाँ खास तौर पर रुका हुआ था। आखिर शेखर कौन सी बात शिव को बताना चाहता था? आखिर क्या हुआ था शिव के अतीत में? और आखिर कमला छुपकर रानो की बात क्यों सुन रही थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 15। शिव उदासी में डूबा हुआ अपने कमरे में चला आया, और शेखर फिलहाल बालकनी में पड़े झूले पर ही बैठा हुआ सोचता रहा कि उसे सबसे पहली प्राथमिकता पर कौन कौन से काम को रखना है। और कुछ देर की माथापच्ची के बाद शेखर को समझ आ ही गया था कि अब उसे क्या करना है। कमरे में आकर शेखर ने देखा तो शिव सो चुका था, अपने हाथों में फोन लिए हुए। शेखर हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, शुक्र है महादेव का कि आप सो गए शिव, वरना जिस तरह से आपका दिल उदास हो गया था, मुझे तो डर ही लग गया था कि पता नहीं आज आप कब सोएंगे, सो भी पाएंगे या नहीं। शेखर ने आहिस्ते से जैसे ही शिव के हाथों से उसके फोन को अलग रखने की कोशिश की, फोन की स्क्रीन पर शिव की उंगली टच हो गई और स्क्रीन पर आज रात की, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले की ली गई गौरी की फोटो चमकने लगी। गौरी की फोटो शिव के फोन में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओ, तो अब समझ में आया मुझे आपकी सुकून भरी नींद का राज। वादा करता हूँ मैं आपसे शिव कि जल्द ही आपके दिल के सुकून को आपकी जिंदगी में शामिल करवा दूंगा। शेखर ने शिव के रूम की लाइट ऑफ की और वहाँ से दबे पांव बाहर निकल गया। अगली सुबह नीलकमल में सुभद्रा जी की आवाज गूंजी, गौरी उठ गई है क्या? सुभद्रा जी ने रानो से पूछा, जो उनके लिए सुबह की चाय लेकर आई थी। हाँ दादी मासा, दीदिया पहले से बेहतर फील कर रही है और बस अभी शॉवर लेकर आपसे मिलने आती होंगी। रानो सुभद्रा जी की चाय तैयार कर रही थी और फिर वो आगे बोली, दादी मासा मुझे आपसे ना एक बात करनी है। पर रानो ने सुभद्रा जी के हाथों में चाय का कप पकड़ा दिया और उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। रानो, आप हमसे बेफिक्र होकर कुछ भी कहने का अधिकार रखती है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सुभद्रा जी ने चाय के कप से एक घूंट भरते हुए कहा, दादी मासा मुझे लगता है कि आपको गौरी दीदी और कुंवर सा की सगाई की और फिर ब्याह की तारीख जल्द से जल्द निकलवानी चाहिए। रानो ने घबराहट में पूरी बात एक सांस में कह दी थी और अब उसे लग रहा था कि कहीं सुभद्रा जी उससे नाराज ना हो जाए कि भले ही उन्होंने उसे गौरी की तरह ही लाड़ प्यार दिया है और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, पर ये हक तो उन्होंने उसे कभी दिया नहीं कि वो उनके रहते गौरी से संबंधित कोई भी फैसला कर सके। और रानो का अंदाजा उसे कुछ सही होते हुए नजर आ रहा था। सुभद्रा जी चाय के कप को वापस टेबल पर रखकर रानो की तरफ गौर से देख रही थी, जबकि चाय अभी काफी बची हुई थी कप में। सुभद्रा जी बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें गौरी की सगाई और शादी की तारीख जल्द तय कर देनी चाहिए? सुभद्रा जी ने रानो की तरफ सवाल करते हुए देखा। वो दादी मासा, वो ना मुझे। रानो के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे सीधे सीधे राघवेंद्र का नाम ले सकती थी गौरी की जल्दी शादी करने के पीछे। तभी सुभद्रा जी बोली, हमने कहा ना आपसे रानो, आप हमसे अपने मन की बात निसंकोच होकर कह सकती है। सुभद्रा जी पता नहीं क्यों आज खुद चाहती थी कि रानो उनसे अपनी मन की बात कह सके। क्या पता ये खुद महादेव का ही इशारा हो कि जो बात उनके मन में चल रही थी वही बात रानो के भी मन में चल रही थी, तो कम से कम उन्हें ये तो तसल्ली होगी कि ऐसा कुछ सोचने वाली वो अकेली तो नहीं है। दादी माँ साहब, वो मैं कह रही थी कि गौरी दीदी और कुंवर सा की सगाई और शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए, क्योंकि अगर गौरी दीदी कुंवर सा से दूर ही रहेंगी तो फिर उन्हें मतलब उन दोनों के बीच की गलत सोच की गांठें कब खुलेंगी ना? वो दोनों ही एक दूसरे को कब समझ पाएंगे? उनके इस नए बने रिश्ते को उन दोनों का ही पर्याप्त समय चाहिए। दादी माँ साहब, रानो आज भी चाहते हुए राघवेंद्र का सीधा नाम नहीं ले सकी थी सुभद्रा जी के सामने। आखिर उस एनाकोंडा के ऊपर हाथ डालने से पहले बेचारी दुबली पतली सी रानो के पास कोई पुख्ता इंतजाम तो होना चाहिए कि जिससे एनाकोंडा फिर उसके बिछाए गए जाल से बाहर ना निकल सके। वही सुभद्रा जी ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है रानो, हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम भी अपने कुल पुरोहित को नीलकमल आने का संदेशा भिजवाते हैं। तब तक आप जाकर देखिए कि गौरी तैयार हुई या फिर नहीं।
कुछ भी तय करने से पहले हम एक बार गौरी से बात करना चाहते हैं। सुभद्रा जी ने रानो को गौरी को बुला कर लाने के लिए भेज दिया और खुद एक गहन सोच में बैठ गई। चाहते तो हम भी यही है कि इससे पहले कि गौरी की जिंदगी में कुंवर राघवेंद्र सिंह कोई नई मुसीबत लेकर आए, हमें गौरी के हाथ को शिव के हाथ में देना ही पड़ेगा। पर ना जाने क्यों एक पल को हमें भी ऐसा ही लगा था कि जैसे आप भी हमसे वही कहना चाह रही थी जो हमारे दिल में चल रहा था। पर कोई बात नहीं रानो, हमें खुशी हुई जानकर कि आप गौरी के लिए इतनी फिक्रमंद है। सुभद्रा जी सोफे से उठी और टेबल पर पड़े हुए अपने फोन को उठाकर उसमें से कुल पुरोहित का नंबर ढूंढने लगी। इधर गौरी के कमरे में रानो बोली, अब कैसा लग रहा है दीदी? गौरी को आईने के सामने बैठे हुए अपने गीले उलझे बालों को सुलझाने की कोशिश करते हुए देख रानो ने मुस्कुराते हुए पूछा। माथे पर पट्टी बंधी थी और हाथ में भी खरोच दिख रही थी, इसीलिए गौरी को बाल बनाने में दिक्कत हो रही थी। लाइए मैं कर देती हूँ, आप बस बैठी रहे। रानो ने गौरी के हाथों से कंघी ली और धीरे धीरे उसके बालों को सुलझाना शुरू कर दिया। ये पट्टी, ये बैंडेज, हम कल डॉक्टर के पास गए थे क्या? गौरी को बीती रात की बात अपनी बेहोशी के चलते बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कल की रात की कुछ मीठी बातें याद आते ही रानो के चेहरे पर भी चमक आ गई थी। हाँ दीदी, डॉक्टर साहब यहाँ आए थे आपकी चोट का इलाज करने और उन्होंने ये सब पट्टी और बैंडेज वगैरह बांधे हैं आपको। ओह, जरूर दादी मासा ने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाया होगा, गौरी मन में सोच रही थी। तभी रानो ने बोला, पूछेंगे नहीं दीदी दादी मासा ने किसे बुलाया था डॉक्टर बाबू को यहाँ लेकर आने के लिए? रानो के मन में बड़ी गुदगुदी सी हो रही थी इस समय, पर गौरी के मन में तो वो बात दूर दूर तक नहीं थी जो रानो उसे बतानी चाह रही थी। कैसे पता होगा रानो, आप भी कमाल करती है, हम तो खुद ही अपने होश में नहीं थे। गौरी ने एक नजर सामने आईने में दिख रही रानो को देखा और फिर अपनी चूड़ियों के साथ खेलने लगी। कल दमयंती जीजी और कुंवर सा आए थे अपने किसी डॉक्टर दोस्त को लेकर, उन्होंने ही आपको दवा दी और आपकी मरहम पट्टी की। रानो आहिस्ते आहिस्ते गौरी के लंबे घुंघराले बालों को सुलझाते हुए बोली। क्या? पर गौरी एकदम से चौंक गई। शिव यहाँ आए थे हमारे लिए और हम बैल बुद्धि बेहोश हो गए थे, एक बार देख भी नहीं सके। ये गौरी का दिल था जो शिव के आने की बात सुनकर एकदम से धड़क उठा था, और फिर उसका दिमाग उसके दिल की कोमल भावनाओं पर हावी होने लगा था। फिर उसने रानो से पूछा, वो यहाँ क्यों आए थे और वो भी जीजी सा के साथ? गौरी की उलझन को समझकर रानो मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आपके सर से बहते हुए खून को देखकर और फिर आपकी बेहोशी को देखकर दादी मासा बहुत घबरा गई थी। वो हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करने जा रही थी कि अचानक से कुंवरसा की मासा का फोन आ गया और उन्होंने जिद करके जब दादी मासा से उनकी घबराहट का कारण पूछा तो दादी मासा ने आपकी बेहोशी और खून निकलने की खबर बता दी थी। गौरी सामने आईने में अपलक रानो को ही देखते हुए उसकी कही बातों को सुन रही थी। रानो आगे बोली, और आपको पता है दीदी, आधे घंटे के अंदर कुंवर साहब अपने डॉक्टर दोस्त को लेकर यहाँ आ गए। इतनी देर में तो वो हमारे यहाँ के डॉक्टर तो बस अपने बैग को अरेंज कर पाते। कितने परेशान लग रहे थे कुंवर साहब आपके बारे में सुनकर। उनका कितना मन था कि वो आपको देख सके, पर जब तक दादी मासा ने उन्हें खुद अंदर आने के लिए नहीं कहा, वो आपके कमरे के अंदर नहीं गए थे, बाहर ही बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाते रहे थे। बोलते हुए रानो हल्के हाथों से उसके घनी लंबे घुंघराले बालों की चोटी बना रही थी। ओह, तो आप हमारे कमरे में भी आए थे शिव, हमारी आंखों के सामने आप खड़े भी रहे होंगे और हम पागल बस आंखें बंद किए हुए सोते ही रहे। गौरी का दिल एक बार फिर से शिव के अपने कमरे में उपस्थित के एहसास से ही महकने लगा था, पर तभी दिमाग ने उसके दिल की इस दलील को मानने से मना कर दिया और बोला, शिव आप हमारे कमरे में आए भी तो दादी मासा के कहने पर, और आप यहाँ नीलकमल में भी अपनी जीजी सा या फिर मासा के कहने पर ही आए होंगे। क्यों आप यहाँ आने के लिए उत्सुक रहेंगे ना? हम गौरी है, जया जीजी नहीं। ये लीजिए दीदी, आपकी चोटी तो बन गई, बस एक कमी रह गई। रानो ने उसकी लंबी सी चोटी को उसके कंधे से डालते हुए आगे की ओर कर दी और ड्रेसिंग टेबल के साइड में रखे हुए ताजे गुलाब के फूलों से एक गुलाब का फूल उठाया और उसके बालों में लगाने लगी। रहने दीजिए रानो, ये हमें नहीं पसंद है। गौरी अपना सर इधर उधर हिलाते हुए बोली, लगा लीजिए ना दीदी, कुंवर साहब को बहुत पसंद है गुलाब, उनकी याद समझ कर ही लगा लीजिए। रानो ने शरारत से मुस्कुराती हुई गौरी की तरफ देखा और सच में गौरी अब सीधी बच्ची बनकर बैठ गई थी, बिना किसी चू चपड़ के। वो रानी से बोली, आपको कैसे पता चला कि शिव को गुलाब बहुत पसंद है? गौरी खुद को रोक नहीं पाई थी शिव के बारे में ये सवाल पूछने से। सिर्फ गुलाब? अरे दीदी, मुझे तो ये भी पता चला है कि कुंवर साहब को एक खास तरीके की चाय भी बहुत पसंद है, बिना चीनी की और ढेर सारी अदरक वाली। रानो ने एक बार फिर से शरारत से गौरी की तरफ देखकर एक आंख विंक कर दी थी। गौरी हैरत में पड़ी हुई रानो की शक्ल देखे जा रही थी कि ये अभी अभी रानो ने क्या कहा था। आखिर रानो की बात सुनकर गौरी इतना परेशान क्यों हुई थी? क्या सुभद्रा जी को भी राघवेंद्र पर शक था? और कैसे बचाएंगी वो गौरी को इस मुसीबत से? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 16। रानो ने बोलना जारी रखा, सबने खाना भी खाया पर कुंवरसा ने कुछ नहीं खाया। बस जितनी देर वो यहाँ रुके रहे आपके बेड के सामने अपनी इसी चेयर पर बैठे हुए आपकी तरफ चिंतित नजरों से देखते रहे। जब बहुत जिद की थी मैंने तो पहली बार हल्के से मुस्कुराकर उन्होंने बिना चीनी की चाय की डिमांड रखी थी मेरे सामने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बिना शक्कर के और खूब सारी अदरक वाली चाय कैसे पी सकता है, और वो भी आराम से। इतनी तीखी लगती होगी ना कि गला ही छिल जाए। रानो जबरदस्त एक्टिंग करते हुए बोले जा रही थी, पर गौरी तो इस समय शायद यहाँ थी ही नहीं। वो पहुंच गई थी 2 साल पहले उस शादी में जहाँ उसने किसी के लिए ठीक इसी फ्लेवर की चाय बनाई थी। बेचारे की आंखों से पानी और कान से धुआं निकलने लगा था, पर मजाल थी जो बंदे के मुस्कुराते हुए चेहरे पर जरा भी शिकन आई हो। गौरी ये देखकर चिढ़ गई थी और पर्दे की ओट से देख रही थी।
शिव को बिना किसी शिकन के चाय गटकते हुए देखकर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई थी। जहां गौरी खड़ी थी उसके ठीक सामने मिरर लगा हुआ था और शिव उस मिरर में गौरी की झल्लाहट वाली नाराजगी को देखकर और मुस्कुराए जा रहा था। थैंक गॉड शिव, आपने बचा लिया आज, वरना सौम्या की सहेलियां और मेरी ये सो कॉल्ड सालियां मेरी ही शादी में मेरा बैंड बजाकर दम लेती। शिव के दोस्त निखिल ने शिव के गले लगते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा निखिल, आपकी पत्नी की सहेलियां है बड़ी खतरनाक। बताओ भला कैसे कैसे खतरनाक आइडिया सोच लेती हैं ये, बिना चीनी की चाय और वो भी इतनी सारी अदरक के साथ। शिव की लाल हो रखी नाक और पनीली आंखों की जलन उस चाय की मिठास को खुद ही बयां कर रही थी। पर ये है कौन जो खुद तो मिश्री की डली है पर तेवर तीखी लाल मिर्च वाले हैं। शिव को उत्सुकता हो रही थी अपने दोस्त निखिल से उस लड़की के बारे में जानने की जो पर्दे की ओट से उसकी तकलीफ को बढ़ते हुए देखकर खुश हो रही थी और फिर बाद में पैर पटकते हुए चली भी गई थी। पता नहीं शिव, इन्हें तो हमने भी यहाँ पहली बार देखा है। सौम्या की लगभग हर सहेली से तो हम मिल चुके हैं। हो सकता है कि सौम्या की कोई कजिन हो जो सीधे अभी शादी में आई हो। निखिल को भी अपनी उस शरारती साली के बारे में नहीं पता था जो उसकी स्पेशल सेवा करने के लिए वो बिना चीनी की खूब अदरक वाली चाय बनाकर लाई थी। और शिव को कुछ गड़बड़ होने की आशंका लगते ही निखिल से पहले उसने वो चाय का कप अपने हाथों में पकड़ लिया था। थैंक यू, हमें इस चाय की बहुत जरूरत थी, सुबह से एक चाय तक नहीं मिली है और हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। शिव ने गौरी के हाथों से वो चाय का कप लगभग छीनते हुए ले लिया था। लीजिए फिर, आप भी क्या याद रखेंगे? गौरी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। आपने कुछ कहा? शिव को वैसे भी कुछ गड़बड़ की आशंका थी और अब गौरी का गुस्से से खुद में ही कुछ कुछ बुदबुदाना उसके शक को यकीन में बदल रहा था। जी हम कह रहे हैं कि बहुत स्पेशल चाय है, आपका सरदर्द आज के बाद से आपके सर को छोड़कर छुट्टी पर चला जाएगा। गौरी ने मुंह सिकोड़कर अपने होठों को एक और मोड़ लिया। शिव ने गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए जैसे ही एक घूंट चाय का भरा, उफ महादेव, शिव का मन हुआ कि चाय का वो घूंट फौरन ही बाहर निकाल दे अपने मुंह से। पर पता नहीं क्यों गौरी की चेहरे की उत्सुकता को देखकर शिव का गुस्सा, उसकी परेशानी सब वही थम गई और वो उसे मुस्कुराते हुए देखकर उस घूंट को पी गया। गौरी वहां से चली तो गई थी गुस्से में, पर शिव के पीछे एक पर्दे की ओट से खड़े होकर ये देख रही थी कि सच में ये लड़का पूरी चाय पिएगा या फिर उसके सामने ही बस एवे खाली पीली फेंक रहा था। पर शिव ने तो मुस्कुराते हुए पूरी चाय खत्म कर दी थी, जैसे उसने आज से पहले इतनी टेस्टी चाय कभी पी ही नहीं हो। गौरी दीदी, गौरी दीदी। रानू के कई बार बुलाने के बाद गौरी वापस अपने आश में आई थी। तब उसके कानों में रानू की आवाज पड़ी, कब से आपको आवाज दे रहा है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, दादी माँ ने कुल पुरोहित को बुलवाया है। रानू अब ड्रेसिंग टेबल का बिखरा हुआ सामान करीने से जमाने में लग गई थी। कुल पुरोहित? गौरी सवालिया नजरों से रानू की तरफ देखती हुई बोली, ओफो दीदी, आपकी शादी तय हुए बड़े दिन हो गए। दादी मासा की इच्छा है कि अब कार्यक्रमों का मतलब उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। और सच कहे दीदी, कुंवर सा से मिलने के बाद तो अब तो मुझे भी दादी मासा का फैसला सही लग रहा है। रानू वहां से हंसते हुए चली गई, गौरी के दिल में शिव के नाम की अलख जलाकर। पता नहीं उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानू की बात सुनकर उसे खुश होना चाहिए कि अब आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे ये पता चल जाएगा कि अब और कितने दिन उसे अपने शिव के बिना बिताने हैं, या फिर इस बात के लिए अफसोस करे कि वो इस ब्याह को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी सब कोशिश बेकार हो रही थी। ये सच है कि वो शिव से प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है, इतना कि उसे कड़क अदरक वाली चाय पिलाने के बाद पता नहीं क्यों वो बहुत परेशान हो गई थी। बहुत देर तक कमरे में इधर उधर घूमने के बाद उसे बस यही समझ में आया था कि उसने निखिल जीजासा के दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। क्या पता उतने तीखे की आदत हो भी या नहीं, अब कहाँ ढूंढूं उन्हें और कैसे माफी मांगू उनसे। यही सोचते हुए गौरी जब बाहर आई तो पता चला कि सौम्या जीजी की विदाई का वक्त हो गया है और निखिल जीजासा के कुछ दोस्त उनकी गाड़ी को डेकोरेट करवाने के लिए मार्केट गए हुए हैं और उन्हीं में वो भी शामिल है जिसने वो बिना चीनी की चाय पी थी। उसने कितनी कोशिश की, कितना ढूंढा था उस चेहरे को जिसने बिना किसी उफ के उस जहर बुझी चाय को पी लिया था, और वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए। वो आज के दिन को सोचते हुए बोली, केवल उसके प्यार करने से क्या होता है, शिव तो जया जीजी से प्यार करते थे और शायद आज भी करते हैं, तभी तो वो खुद इस ब्याह के लिए तैयार नहीं है। रुकने की और चुनरी उठाने की रस्म अदायगी में शिव भी नहीं आए थे। पता नहीं उन्हें कैसे लगेगा, क्या सोचेंगे वो जब उन्हें इस शादी की तारीख तय होने की खबर मिलेगी। गौरी ने कुछ सोचते हुए अपने बालों में लगे हुए गुलाब को आहिस्ते से अपने बालों से अलग किया और उसे अपनी आंखों से लगाकर ड्रेसिंग के एक किनारे रख दिया। इधर किचन में सुभद्रा जी बोली, कमला आजकल तेरे हाथ पैर में कुछ ज्यादा ही जंग लग गई है, पहले तो इतनी आलसी ना थी तू। सुभद्रा जी ने एक नजर रसोई का जायजा लेने के लिए डाली थी। कमला किचन की बड़ी सी स्लैब से कर खड़ी अपने चेहरे को एक और गर्दन की तरफ झुकाए धीमे धीमे हाथों से हरा धनिया काट रही थी। नाना बड़ी मालकिन, ऐसा तो कुछ भी ना है, वो बस सवेरे सवेरे सर में बड़ी जोर का दर्द है, तो बस यूं ही घूमे को। सुभद्रा जी ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर वहां खड़े कमला के अलावा दो और नौकरों से सख्त आवाज करते हुए कहा, हमने खाने पर सुनैना जी और दमयंती जी को बुलाया है, उनके आने तक खाना और मीठा दोनों तैयार हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर तुम लोगों की हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी, आराम से सुस्ताती रहना। दादी मासा किचन से चली गई और कमला की डांट पड़ते देखकर वो दोनों नौकर दबे मुंह हंसते हुए अपने काम में लग गई। दोनों की ज्यादा किसे बाहर आ रही है, तो फिर मैं भी अभी एक बेलन मारकर ये बत्ती से हिला दूंगी, चुपचाप से अपना काम करो। सुना नहीं बड़ी मालकिन ने क्या कहा? कमला एक बार फिर से उन दोनों नौकरों पर अपना रुआब झाड़ने लगी थी। पर बड़ी मालकिन, ये सारा कामकाज हम दोनों के अलावा तुम्हारे जिम्मे भी छोड़ गई है, तो कमला बाई सा मुंह चलाना छोड़ो और थोड़े से हाथ भी चला लो, जल्दी काम हो जाएंगे।
दोनों नौकरों ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कमला की तरफ देखा और अपने काम में लग गए। कमला खिसियाती सी नीचे फर्श पर बैठकर आटा लगाने बैठ गई थी। इधर सिसोदिया निवास में शिव बोला, गुड मॉर्निंग शेखर। शिव ने मुस्कुराते हुए शेखर को गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी ग्लास में ऑरेंज जूस डालने लगा। मेरी तो मॉर्निंग कब की हो गई है, आप बताइए, आप अब आ रहे हैं सोकर? शेखर ने घड़ी की तरफ नजर डालते हुए कहा, ओह 10 बज रहे, आप भी हमें जगा नहीं सकते थे शेखर? आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी और हमें कि। शिव ने चिंता से अपने सर को पकड़ लिया। तो कह रहा हूँ आपसे शिव, इतनी टेंशन मत लिया कीजिए। शेखर ने एक ब्रेड पर जैम लगाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, जल्दी से नाश्ता कीजिए और चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके ऑफिस छोड़ दूंगा और मैं अपने क्लिनिक चला जाऊंगा। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू शेखर। शिव ने जल्दी से वो ब्रेड का टुकड़ा गटका और 2-3 बड़े बड़े घूंट जूस के पिए और अपने कोट को अपने कंधे पर डालते हुए बोला कि चलिए शेखर, इट्स गेटिंग लेट। शिव और शेखर दोनों ही वहां से जाने ही वाले थे कि तभी लिविंग रूम में रखा लैंडलाइन फोन घनघना उठा और शिव के चेहरे का नक्शा बिगड़ गया। वो अब चलते हुए ही फोन आना था, देख लीजिए शिव, कुछ जरूरी ही होगा। शेखर ने हंसते हुए कहा और अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। हेलो। शिव ने भारी अनमने ढंग से फोन उठाया था। खम्मा घड़ी को वर्षा। दूसरी तरफ से आवाज सुनकर शिव की नाराजगी तो चली गई थी, पर चेहरे पर एक चिंता जरूर दिखाई देने लगी थी। आखिर फोन उठाने के बाद शिव परेशान क्यों हो गया था? क्या सुभद्रा जी को कमला पर शक होने लगा था? और क्या शेखर के दिल में रानो के लिए प्यार पनप रहा